नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक गोदरेज के पुराने फ्रिज में गैस चार्ज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मॉडल बहुत पुराना है। कंप्रेसर के ऊपर भी जंग लगा हुआ है। ये कंप्रेसर अभी तक अच्छी कंडीशन में चल रहा है, लेकिन इस फ्रिज में गैस पूरी तरह से खाली हो गई है। तो आज मैं इस फ्रिज में गैस किस तरह से चार्ज करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। इस कंप्रेसर में टोटल 5 पाइप दिख रहे हैं। अभी जो नए कंप्रेसर आते हैं उसमें सिर्फ 3 ही पाइप होते हैं। इस कंप्रेसर में पहले जो गैस थी वो थी R12। आप इस कंप्रेसर के नेम प्लेट के ऊपर भी यह देख सकते हो। लेकिन दोस्तों R12 ये जो गैस है ये अब नहीं मिलती है। इसे बंद होके बहुत साल हो गए हैं। इसलिए हम इस कंप्रेसर में R12 गैस अब चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके बदले हमें हाइड्रोकार्बन गैस चार्ज करनी पड़ेगी। यह गैस इस कंप्रेसर में अच्छी तरह से काम करेगी और कंप्रेसर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आज मैं इस कंप्रेसर में हाइड्रोकार्बन गैस चार्ज करने वाला हूँ। इस कंप्रेसर का जो चार्जिंग पाइप है वो मैंने पहले से ही काट के रखा था। अब हम गैस चार्ज करने के लिए इसके ऊपर एक चार्जिंग वॉल लगाएंगे, जिसको हम NRV यानी कि नॉन रिटर्न वॉल भी कहते हैं। उसको पहले यहाँ वेल्ड करते हैं। इस चार्जिंग वॉल के आगे एक पिन होती है, उसे मैंने पहले निकाल के रखा है क्योंकि ब्रेजिंग करते समय उसके ऊपर जो रबर का कोटिंग होता है वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए याद से उसे पहले निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग वॉल का ब्रेजिंग अच्छी तरह से हो गया है और टाका भी ठीक तरह से लग गया है। अब आगे का प्रोसीजर करने से पहले मैं कैपिलरी ट्यूब को पहले चेक करूंगा। कैपिलरी ट्यूब को चेक करने के लिए एंटीमॉइस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिलरी कटर का इस्तेमाल करके कैपिलरी ट्यूब को प्रॉपर तरीके से काटना है। इसे काटते समय हमेशा थोड़ा तिरछा काटना चाहिए और काटने के लिए हमेशा कैपिलरी कटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कैपिलरी ट्यूब को ठीक तरह से काट दिया है। अब हमें कंप्रेसर को ऑन करना है और चार्जिंग वाल्व को भी बंद कर देना है। उसके बाद मैं इसमें एंटीमॉइस्ट के 1 या 2 ट्यूब चढ़ा दूंगा। अगर कैपिलरी ट्यूब चौकअप है तो एंटीमॉइस्ट अंदर नहीं जाएगा। मैंने कंप्रेसर को चालू कर दिया है। अभी इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमें एंटीमॉइस्ट चढ़ा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो एंटीमॉइस्ट अंदर चला जा रहा है। इसका मतलब कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल ओके है, इसमें किसी भी तरह का चौकअप नहीं है। एंटीमॉइस्ट चढ़ाने के बाद हम कुछ देर के लिए कंप्रेसर को चालू रखेंगे। इससे क्या होगा कि कैपिलरी ट्यूब अंदर से साफ हो जाएगी और साथ ही साथ फ्लशिंग करते समय सारा एंटीमॉइस्ट बाहर निकल आएगा। अब हमें चार्जिंग वॉल का कैप निकालकर 3-4 बार फ्लशिंग करनी है। कभी भी गैस चार्ज करने से पहले सिस्टम को अच्छी तरह से फ्लश करना चाहिए। अगर कंडेंसर में कंप्रेसर का ऑयल चला गया हो तो फ्लशिंग करने के बाद ये पूरा ऑयल बाहर आएगा। अगर हम अच्छी तरह से फ्लशिंग नहीं करते हैं और अगर कंडेंसर के अंदर कुछ ऑयल या फिर मॉइस्चर रह जाता है तो गैस चार्ज करने के बाद फ्रिज कुछ समय के लिए तो चल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद चोकअप होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा फ्लशिंग जो है ठीक तरह से करना चाहिए ताकि कंडेंसर के अंदर जो भी ऑयल या फिर मॉइस्चर होने की संभावना होती है तो वो पूरा ऑयल और मॉइस्चर बाहर आएगा और कंडेंसर साफ़ हो जाएगा। मैंने 3-4 बार फ्लशिंग कर दिया है लेकिन इसमें कोई ऑयल या मॉइस्चर नहीं मिला है। इसका मतलब कंडेंसर जो है बिल्कुल साफ़ है। अब ये जो कंडेंसर से आया हुआ पाइप है उसको ड्रायर वेल्ड करके लगाना है।
इसे ब्रेजिंग करते समय फ्लक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंडेंसर का पाइप जो है लोहे का होता है और ड्रायर तांबे का होता है। तो जब हम तांबे को लोहे के साथ वेल्ड करते हैं तो फ्लक्स अच्छी तरह से लगाना चाहिए, नहीं तो ये टांका लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस जगह ब्रेजिंग करते समय आपको थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तिकडे जा, तुला बरोबर ब्रेजिंग करने के बाद टांका ठीक तरह से लग गया है कि नहीं देखने के लिए आप मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने जगह भी आपने ब्रेजिंग किया है उन सभी जगहों पर मिरर से चेक कर सकते हो कि ठीक तरह से टांका लग गया है कि नहीं है। अब मैं ड्रायर के दूसरे एंड को कैपिलरी ट्यूब लगा के ब्रेजिंग करूंगा। ये ब्रेजिंग भी ठीक तरह से हो गया है। हमारा ब्रेजिंग का काम पूरा हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा करने के लिए कभी भी डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप एक कॉटन का थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके पोंछ सकते हो, तो ये धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाएगा। मैंने ये पिन पहले निकाल कर रखी थी, अब मैं इसे वापस लगा दूंगा। अभी मैं पहले वैक्यूम करूंगा और उसके बाद गैस चार्ज करूंगा, लेकिन उसके पहले और एक काम करना है दोस्तों। हमने जितने भी जगह ब्रेजिंग किया है वहाँ कहीं लीकेज तो नहीं है ना, इसकी तसल्ली करनी है। इसके लिए एक दूसरे कंप्रेसर की मदद से हम सिस्टम के अंदर हवा का प्रेशर भर देंगे और कुछ समय तक ऑब्जर्व करेंगे कि जितना भी प्रेशर हमने भरा था वो उतना ही है या कम हो चुका है। प्रेशर भरते समय भी कितना प्रेशर भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा भी प्रेशर आपको उसमें भरना नहीं है, नहीं तो आपका फ्रीजर बॉक्स है वो ख़राब हो सकता है। ये इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पूरा सेटअप लगाया हुआ है। अभी मैं इस कंप्रेसर को ऑन करूँगा। जैसे ही मैंने कंप्रेसर को ऑन किया, आप देख रहे हो कि ये प्रेशर गेज की जो सुई है वो धीरे धीरे ऊपर चली जा रही है। तो हमें इसमें 60 या 70 psi तक ही प्रेशर देना है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जब तक ये सुई 70 तक जाएगी तब हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। तकरीबन 70 तक प्रेशर पहुंच गया है। अभी कंप्रेसर को ऑफ करेंगे और ये वॉल को भी बंद करेंगे और कुछ देर तक ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो डायल की सुई है ये
वहीं पे अगर स्थित रहती है तो कोई लीकेज नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी लीकेज होता तो थोड़ी देर के बाद ये जो सुई है प्रेशर की, ये नीचे की ओर आ सकती है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें लीकेज है या नहीं है। मैंने इसको करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे में थोड़ी भी सुई जो है नीचे नहीं आई है, वही की वही है, इसका मतलब इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। अब हम इसमें जो हवा भरी थी उसको छोड़ देते हैं और पूरी सिस्टम को वैक्यूम कर लेते हैं। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी वैक्यूम करते समय डबल स्टेज वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरे पास डबल स्टेज वैक्यूम पंप अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये दूसरा कंप्रेसर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंप्रेसर को ऑन किया वैसे ही वैक्यूम होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हो जो सुई है वो 0 से भी नीचे आ रही है। अब मैं करीबन आधा घंटा इसको वैक्यूम होने के लिए छोड़ देता हूँ। वैक्यूम स्टार्ट करके आधा घंटा हो चुका है। सुई -30 पे पहुंच चुकी है। अभी इस वॉल का हम बंद कर देते हैं और कंप्रेसर को भी बंद कर देते हैं। अब इस ब्लू पाइप को यहाँ से हटा के हाइड्रोकार्बन का जो रेफ्रिजरेंट का कैन है उसी को लगाना है। मैंने इस कैन के वॉल को ये ब्लू पाइप को जोड़ दिया है। अभी इस कैन का जो वॉल है ये धीरे धीरे खोलना है। ध्यान रहे कि जो प्रेशर गेज है ब्लू वाला उसका वॉल बंद होना चाहिए। अभी इसमें से थोड़ी सी गैस मैं पहले रिलीज़ कर दूंगा। कभी भी गैस भरते समय कैन को उल्टा रख के ही गैस चार्ज करनी है। अब ये ब्लू पाइप में गैस भर चुकी है। अब इस ब्लू पाइप को यहाँ से थोड़ा सा खोल देना है ताकि थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल सके और इस पाइप में जो पहले से मौजूद जो हवा थी वो बाहर निकल जाएगी। अब मैं इस वॉल को धीरे धीरे खोल दूंगा। जैसे मैं वॉल को खोल दूंगा वैसे रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जाने लगेगा वैसे ही अंदर का जो वैक्यूम है वो टूट जाएगा और थोड़ा रेफ्रिजरेंट भरने के बाद आप कंप्रेसर को चालू कर सकते हो। मैंने फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसको ऑन कर दिया है, कंप्रेसर चालू हो गया है और जैसे ही कंप्रेसर चालू हो जाएगा वैसे ही जो सुई है गेज की वो धीरे धीरे माइनस में आने लगेगी। तब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी गैस हमें छोड़ते रहना है। तब तक छोड़ना है गैस जब तक इसका जो बैक प्रेशर है वो 8 से लेके 10 तक आना चाहिए। तब तक हमें इसमें थोड़ी थोड़ी गैस छोड़ती रहनी चाहिए। गैस चार्ज करते समय कभी भी एक साथ पूरा वॉल खोलना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके ही गैस चार्ज करनी है, यही प्रॉपर तरीका है। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना, कभी भी गैस चार्ज करते समय उसमें एंटी मॉइस को मिलाना नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त ये गलतियां करते हैं कि वो एंटी मॉइस डाल देते हैं गैस चार्ज करने से पहले। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी एंटी मॉइस गैस चार्ज करते समय नहीं डालना चाहिए। मैंने एंटी मॉइस का यूज़ किया था लेकिन वो जस्ट कैपिलरी को साफ़ करने के लिए किया था और उसके बाद फ्लशिंग करके वो निकाल दिया था बाहर। लेकिन गैस चार्ज करते समय कभी भी एंटी मॉइस ऐड नहीं करना है। नहीं तो अगर आप एंटी मॉइस ऐड करते हो तो आपके कंप्रेसर में आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बैक प्रेशर अब तक 8 से लेकर 10 के बीच में पहुंच गया है। इसका डिस्चार्ज लाइन भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है और फिल्टर भी है हल्का सा गर्म हो रहा है।
इसका मतलब अंदर कूलिंग भी होना शुरू हो गया होगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर गैस चार्ज करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।